हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। वेलकम टू ट्रिकेट एंड मेरा नाम है संदीप। दोस्तों, हम आ गए हैं नॉर्थ अमेरिका के उस पोर्शन में जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। आज हम देखेंगे ऐसी 7 कंट्रीज जिनका नाम आपने कम सुना होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम कॉमेंट्स आपके नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा शॉर्टेज ऑफ टाइम है, लेकिन एक कॉमेंट मैंने देखा, 2-3 कॉमेंट आए हुए थे ऐसे कि PDF प्रोवाइड कर दीजिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसके रिगार्डिंग उसके मैप की। तो टेलीग्राम चैनल पे मैं ये PDF डाल दूंगा। क्रिकेट बाय संदीप भट्ट नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो उसको सर्च करें, वहां पे आपको ये चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें, तो मैं वहीं पे ये अपलोड कर दूंगा। तो चलिए, ये तो हो गई बातें, आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। और हाँ, अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है उसमें हम देखेंगे कैरेबियन कंट्रीज को। चलिए, आज का ज्ञान सेंट्रल अमेरिका के नाम। हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे एक क्वेश्चन से जो कि होता है पिछली वीडियो से। आपको कमेंट्स में बताना है कि 49 पैरेलल किन 2 कंट्रीज के बीच में बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हम देख रहे थे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का हमने ऊपर वाला जो हिस्सा था वो कवर कर लिया था। यहाँ पर ऊपर कनाडा वाला जो एरिया था वो कवर किया हमने सबसे पहले। फिर ये जो USA वाला एरिया था वो कवर किया था हमने, और मेक्सिको का जो एरिया था वो भी हमने कवर कर लिया था। मेक्सिको यहाँ तक है। फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल अमेरिका, वो आज की वीडियो में हमें कवर करना है। और उसके बाद जो ये कैरिबियंस वाला जो एरिया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं सेंट्रल अमेरिका को। दोस्तों, सेंट्रल अमेरिका की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये मैप दिखाना चाहता हूँ, और इससे आपको पता चलेगा कि नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में स्पेन का बोलबाला था पहले। अगर हम लेट 1700s की बात करें तो कुछ ऐसा था ये पूरा एरिया। तो इसमें आप देखेंगे ये वाला जो पूरा रीजन है इसको न्यू स्पेन कहा जाता था, और इसमें आपको अमेरिका का रीजन दिखेगा, मेक्सिको का रीजन दिखेगा। उसके बाद नीचे ये वाला जो रीजन है जिसको सेंट्रल अमेरिका, जिसको हम आज देखने वाले हैं, वो भी इस टेरिटरी का पार्ट होगा न्यू स्पेन की। यानी कि ये पूरी की पूरी टेरिटरी सेंट्रल अमेरिका की स्पेन का पार्ट हुआ करती थी एक टाइम पर। आपको यहाँ पर छोटा सा एरिया एक दिखाई देगा जो अलग कलर में है क्योंकि ये ब्रिटिश टेरिटरी है। सिर्फ एक ही कंट्री है यहाँ पर जो ब्रिटिश टेरिटरी थी, और उस कंट्री का नाम प्रेजेंट में है बेलीज, लेकिन उस समय पर उस कंट्री का नाम था ब्रिटिश हॉन्डुरास। आज की जो भी हम सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज देखेंगे वो एक टाइम पर स्पेन की कॉलोनीज हुआ करती थी, और इसी वजह से आपको इस रीजन में जो ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलेगी वो स्पेनिश देखने को मिलेगी। आज की वीडियो में हम टोटल 7 कंट्रीज देखेंगे, तो 7 में से 6 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि स्पेन की टेरिटरीज थी, और इन 6 की 6 टेरिटरीज में ऑफिशियल लैंग्वेज आपको स्पेनिश देखने को मिलेगी। एक जो बेलीज है वहां पर आपको इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलेगी क्योंकि वो ब्रिटेन की टेरिटरी थी। अब चलते हैं डिटेल्ड मैप की तरफ। तो दोस्तों, ये है डिटेल्ड मैप सेंट्रल अमेरिका का, और इसमें आपको 7 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। और लैंडमास के आसपास का अगर वाटर वाला एरिया देखें तो आपको पता ही है इधर का जो रीजन है ये पूरा पैसिफिक ओशन का रीजन है, और यहाँ पर आपका कैरेबियन सी पड़ जाता है। और फिर इस तरफ आगे चले जाएंगे तो आपको अटलांटिक ओशन मिल जाएगा। एक बार क्विकली मैं आपको बता देता हूँ वो 7 कंट्रीज जिनके बारे में हम जानने वाले हैं। पहली कंट्रीज है बेलीज। तो सिर्फ यही वो कंट्री है जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, बाकी की सारी कंट्रीज जो हम देखेंगे इस वीडियो में वो स्पेन की कॉलोनीज हुआ करती थी। तो दूसरी कंट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसका नाम है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये कंट्री जिसका नाम है एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर के ऊपर आपको हॉन्डुरस देखने को मिलेगा। हॉन्डुरस के बाद आपको निकारागुआ, फिर उसके बाद कोस्टा रिका, और आखिरी में 7वीं कंट्री जो है उसका नाम है पनामा। दोस्तों, आप लोगों ने शायद मायन सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा, माया सभ्यता। तो वो मेजरली आपको यहाँ मेक्सिको के इलाके में बेलीज, ग्वाटेमाला, हॉन्डुरास और एल सेल्वाडोर में देखने को मिलेगी। यानी कि इतना जो रीजन है इसमें। और मेक्सिको जो हम पिछली वीडियो देख रहे थे उसमें मैंने आपको एक साइट बताई भी थी, चिचेन इट्जा, जो कि एक 7 वंडर्स की एक साइट है, और वो एक मायन सिविलाइजेशन से रिलेटेड साइट है जो कि मेक्सिको में है। तो मैंने सोचा कि आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस एरिया में घूमने जाएं तो आपको बहुत सारे आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे मायन सिविलाइजेशन से रिलेटेड, तो उनको भी देख के आएँ। अब एक एक करके हर कंट्री के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेलीज से। दोस्तों, ये रहा बेलीज। बेलीज की अगर आप बाउंड्रीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ मेक्सिको के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है और इस तरफ ग्वाटेमाला के साथ। इसकी अगर कैपिटल आप देखेंगे तो वह है बेलमोपान। BEL बेलीज में भी है और बेलमोपान में भी BEL है, तो इस तरीके से कैपिटल आप याद रख सकते हैं। दोस्तों, उसके अलावा अगर इनकी लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो वो यहाँ पर है बेलीज सिटी, इस जगह पर।
और ये फॉर्मर कैपिटल थी, पहले यही कैपिटल हुआ करती थी बेलीज की। लेकिन इस रीजन में आपको बहुत भयंकर तूफान देखने को मिलेंगे, हरिकेन्स देखने को मिलेंगे। इस वजह से ईयर 1961 में ये बेलीज सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी और इसकी वजह से इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करके बेलमोपान कर दिया था। दोस्तों आपको यहाँ पर एक कंट्री देखने को मिलेगी नीचे, यानी कि ये बेलीज है, बेलीज से इधर जाएंगे तो ये रहा, जिसका नाम है होंडुरास। और मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन की टेरिटरी हुआ करती थी बेलीज, और ब्रिटेन ने इस टेरिटरी का नाम रखा था ब्रिटिश होंडुरास। ठीक है, नीचे यहाँ होंडुरास है और ब्रिटेन ने इस टेरिटरी को अपने अंडर रखा था तो उन्होंने इसका नाम रखा था ब्रिटिश होंडुरास। दोस्तों आपको एक कोरल रीफ देखने को मिलेगी इस रीजन में। ये जो पूरा रीजन है इस तरीके से और कुछ इस तरीके से, और ये जो कोरल रीफ है ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कोरल रीफ है। सबसे बड़ी कोरल रीफ आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। आपको इस मैप से ज़्यादा अच्छी तरीके से आइडिया लगेगा। तो ये वाला जो रीजन है आप देख सकते हैं, ये है बेलीज, ऊपर ये मैक्सिको का रीजन है, नीचे होंडुरास का रीजन है और यहाँ पे ग्वाटेमाला का रीजन है। तो इसमें आप ये जो थोड़ा ब्राउनिश कलर में जो भी देख रहे हैं ये पूरा का पूरा रीफ, फिर इसको आप यहाँ देख सकते हैं इस तरफ भी है और इसका नाम है मीजो अमेरिकन बैरियर रीफ। और अगर इसके सब पार्ट की बात करेंगे, अगर इसका छोटा हिस्सा हम देखेंगे तो ये जो बेलीज के सामने वाली जो रीफ है इस हिस्से को कहा जाता है बेलीज बैरियर रीफ। लेकिन जब पूरे को एक साथ मिला देते हैं तो उसको कहते हैं मिजो अमेरिकन बैरियर रीफ। और एक बात रह गई बेलीज के रिगार्डिंग, और वो ये है कि इनकी करेंसी है बेलीज डॉलर। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैक्सिको की करेंसी आई थिंक नहीं बताई थी, तो वो है मैक्सिकन पीसो, वो भी ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं आगे ग्वाटेमाला की तरफ। तो दोस्तों ये रहा ग्वाटेमाला। अगर बाउंड्रीज देखें तो इस तरफ मैक्सिको के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है, इस तरफ बेलीज के साथ, यहाँ होंडुरास और इधर एल सैल्वाडोर के साथ। इनकी कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, इसका नाम है ग्वाटेमाला सिटी। उसके अलावा आपको दो इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे ग्वाटेमाला में। एक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर इसके नाम की बात करें तो वो है टाजुमुलेओ। इसकी हाइट है 4203 मीटर्स और ये सेंट्रल अमेरिका की हाईएस्ट पीक भी है, ये भी ध्यान रखें। इसी के ऊपर यहाँ पर आपको एक और वॉल्केनो देखने को मिलेगा जिसका नाम है टकानो, और इसकी हाइट की अगर बात करें तो वो है 4067 मीटर्स। तो दो बड़े वॉल्केनोज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वैसे ये जो पूरा सेंट्रल अमेरिका का रीजन है यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनका कोलिजन होता है। दोस्तों ग्वाटेमाला की अगर करेंसी की बात की जाए तो वो है क्वेट्जेल। क्वेट्जेल यहाँ की एक बहुत फेमस बर्ड है जो कि नेशनल बर्ड भी है ग्वाटेमाला की। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री की तरफ, और नेक्स्ट कंट्री है होंडुरास। होंडुरास की लोकेशन अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ग्वाटेमाला दिख रहा है, इधर आपको एल सैल्वाडोर दिख रहा है, इस तरफ आपको निकारागुआ दिख रहा है। वाटर बॉडीज की बात करेंगे तो इस रीजन में ये वाला जो रीजन है इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ होंडुरास। तो इसी के नाम पर ये गल्फ है। आपको सेंट्रल अमेरिका वाले रीजन में काफी सारे गल्फ्स देखने को मिलेंगे, तो उनमें से पहला गल्फ हमने देखा। और होंडुरास की अगर हम कैपिटल की बात करें तो थोड़ा डिफिकल्ट है इसका नाम, टेगुसिगल्पा। होंडुरास को एक टर्म दिया गया है बनाना रिपब्लिक का। वो इसीलिए दिया गया था इसको क्योंकि यहाँ पर बनाना बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ बनानाज ही होते थे और एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होता था, इसीलिए इनको बनाना रिपब्लिक बोल दिया गया था। ये जो टर्म है बनाना रिपब्लिक आने वाले सालों में ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज की जाने लगी, और ये टर्म उन कंट्रीज के लिए यूज की जाने लगी जो कि अनस्टेबल हैं और उनकी जो इकोनॉमी है वो किसी पर्टिकुलर एक ही चीज पर डिपेंडेंट है, उनके पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। अच्छा, होंडुरास के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पर साल में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें जब बारिश होती है तो आसमान से मछलियां गिरती हैं। होंडुरास की अगर करेंसी की बात करेंगे तो वो है लेम्पिरा। और होंडुरास के बाद नेक्स्ट कंट्री देखते हैं इधर, जो कि है एल सैल्वाडोर। दोस्तों एल सैल्वाडोर की अगर लोकेशन देखें, इस तरफ ग्वाटेमाला के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है, इस तरफ होंडुरास के साथ। और अगर इनकी कैपिटल की बात करें तो वो यहाँ पर है जिसका नाम है सैन सैल्वाडोर। तो ये भी आपको आसानी से याद हो जानी चाहिए कैपिटल। और ये सेंट्रल अमेरिका की स्मॉलेस्ट कंट्री भी है, आप देख सकते हैं, आइडिया लग जाएगा आपको मैप से ही। दोस्तों आपको ये वाला जो रीजन है, ये जो कि एल सैल्वाडोर, होंडुरास और निकारागुआ के बीच में है, तो ये एक गल्फ है जिसको कहा जाता है गल्फ ऑफ फोंसेका। तो इसका भी ध्यान रखें। तो अभी तक हमने दो गल्फ देखे हैं, एक यहाँ पे देखा था जिसका नाम था गल्फ ऑफ होंडुरास, और एक दूसरा गल्फ ये है जिसका नाम है गल्फ ऑफ फोंसेका। दोस्तों एल सैल्वाडोर काफी परेशान रहा है ड्यू टू सिविल वॉर्स, और अगर एट प्रेजेंट की भी बात करें तो यहाँ पर अभी भी चीजें पीसफुल नहीं है, काफी सारे इंटरनल गैंग वॉर्स वगैरह यहाँ पे होते रहते हैं।
और इकोनॉमी वाइज भी इनका हाल बहुत अच्छा नहीं है। इसी वजह से इन्होंने जो इनकी ओरिजिनल करेंसी थी जिसका नाम था कोलॉन, उसको ड्रॉप करके इन्होंने यूएसडी स्टार्ट कर दिए थे। अब यूएसडी आप समझ ही रहे होंगे, डॉलर्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में यूज होते हैं। लेकिन उसके बाद भी चीजें कंट्रोल में नहीं है और रिसेंटली सितंबर 2021 में एक नई न्यूज आई यहाँ पर कि जो बिटकॉइन है उसको यहाँ पर लीगल कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर इस करेंसी को एक लीगल स्टेटस दे दिया गया है और वहाँ पर ट्रांजैक्शंस के लिए इसको बहुत नॉर्मल वे में यूज किया जाएगा। तो एल सैल्वाडोर के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंट्री की तरफ एंड दैट इज गोइंग टू बी निकारागुआ। निकारागुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर है होंडुरास और नीचे की तरफ आपको कोस्टा रिका देखने को मिलेगा। और इस बात का ध्यान रखें कि पनामा और निकारागुआ कोई भी बाउंड्रीज शेयर नहीं करते। निकारागुआ की अगर कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है मानागुआ, तो गुआ से याद रखें। उसके बाद एक लेक देखने को मिलेगी जो कि सेंट्रल अमेरिका की लार्जेस्ट लेक है, उसका नाम है निकारागुआ। तो कह सकते हैं कि आप इसी लेक के नाम पर कंट्री का नाम भी है। एक और लेक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ये, और इस लेक का नाम यही है मानागुआ लेक। तो जो कैपिटल का नाम है उसी के नाम पे इस लेक का भी नाम है। दोस्तों निकारागुआ में आपको एक वॉल्केनो देखने को मिलेगा जिसका नाम है सेरो नेग्रो और ये सेंट्रल अमेरिका का यंगेस्ट वॉल्केनो है। यहाँ पर जो टूरिस्ट वगैरह हैं वो आके सैंड बोर्डिंग भी करते हैं, तो अगर निकारागुआ जाएं तो इस लोकेशन पे भी जाके आएं, काफी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली जगह है ये। अब आगे बढ़ते हैं निकारागुआ के बाद एंड विल गो टू कोस्टा रिका। तो कोस्टा रिका ये रहा ग्रीन कलर में, ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं निकारागुआ, नीचे की तरफ है पनामा और बीचों बीच है इनकी कैपिटल जिसका नाम है सैन होसे। इसको सैन जोस नहीं पढ़ेंगे आप, सैन होसे पढ़ते हैं। दोस्तों कोस्टा रिका काफी अच्छी कंट्री मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर करीबन 25% जो एरिया है पूरा इनका उसमें नेशनल पार्क्स हैं और आपको 5 to 6% बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड आपको कोस्टा रिका में देखने को मिलेगी। आपको बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और टूरिज्म के लिए बहुत ही फेमस लोकेशन है कोस्टा रिका। बहुत लोग यहाँ पे आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से और सेंट्रल अमेरिका की इसको मोस्ट विजिटेड कंट्री भी कहा जाता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है इनकी कि इनकी जो करेंसी है इनकी कोस्टा रिकन कोलोन। अगर इनकी करेंसी को आप देखेंगे तो उनमें एनिमल्स की फोटोज बनी रहती हैं क्योंकि ये अपनी बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज देते हैं इसलिए। अच्छा, आई थिंक मैंने आपको निकारागुआ की करेंसी नहीं बताई, उनकी करेंसी है कॉर्दोबा। एक और फैक्ट इस कंट्री के बारे में ये है कि इनके पास मिलिट्री नहीं है, हालांकि पुलिस वगैरह है इनके पास लेकिन मिलिट्री ये नहीं रखते हैं अपनी। एक माउंटेन की भी बात करनी पड़ेगी जो कि आपको इस रीजन में देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा फिजिकल फीचर थे नहीं इस रीजन में तो मैंने अलग से फिजिकल मैप यूज़ नहीं किया है और इस माउंटेन का नाम है टालामांका या फिर कहीं कहीं पर आपको कॉर्डिलेरा डे टालामांका भी इसका नाम देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं मेजरली आपको कोस्टा रिका में देखने को मिलेगा और इसका थोड़ा पोर्शन आपको पनामा में भी देखने को मिलेगा। और इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंट्री जो कि है हमारी लास्ट कंट्री इस वीडियो की जिसका नाम है पनामा। दोस्तों पनामा की अगर बाउंड्रीज देखें तो इस तरफ कोस्टा रिका, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोलंबिया और कोलंबिया आपको पता है कि साउथ अमेरिका का पार्ट है। तो पनामा एक ब्रिज की तरह से काम करता है बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, इसीलिए ये वाला जो रीजन है ये इसको इस्थमस ऑफ पनामा भी कहा जाता है। दोस्तों पनामा की कैपिटल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और कैपिटल का नाम है पनामा सिटी। आई थिंक पनामा का नाम तो हर किसी ने सुनी रखा होगा बिकॉज ऑफ पनामा पेपर लीक्स। और यहाँ पे आपको 3 गल्फ देखने को मिलेंगे। पहला गल्फ आपको इस रीजन में देखने को मिलेगा जिसको कहा जाता है मॉस्किटो गल्फ, जो मच्छर वाला गल्फ है, मॉस्किटो गल्फ यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। फिर एक गल्फ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसका नाम है गल्फ ऑफ चिरिक्वी और तीसरा गल्फ आपको ये जो बड़ा वाला रीजन है यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसको कहा जाता है गल्फ ऑफ पनामा। तो 3 गल्फ है यहाँ पे, एक है मॉस्किटो गल्फ, एक है गल्फ ऑफ चिरिक्वी और एक है गल्फ ऑफ पनामा। तो ध्यान रखें पनामा के आसपास आपको 3 गल्फ देखने को मिलेंगे। उसके बाद मेन चीज जो पनामा में आपको देखने को मिलेगी वो है पनामा कैनाल। ये वाला जो रीजन है यहाँ पर एक कैनाल बनाई गई थी यूएसए के द्वारा। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आपको कोई सामान यहाँ से लेके जाना है इस तरफ से तो आपको पूरा यहाँ नीचे से घूम के जाना पड़ता, फिर आप इधर आते।
यहाँ से यूरोप में या फिर अफ्रीका या एशिया जहाँ भी आपको जाना था। लेकिन यहाँ से एक कैनाल बनाने से क्या हुआ कि आपका जो रास्ता था वो बहुत छोटा हो गया, ऐसे आप यहाँ से निकल पाए। तो इस कैनाल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए पनामा का करीबन 30% से भी ज़्यादा रेवेन्यू इस कैनाल से जनरेट होता है। और ये जो कैनाल है इसको बनाने में करीबन 10 साल लगे थे। 1904 से इसको स्टार्ट किया गया था, 1914 में ये बन के तैयार हो गई थी, जिसमें यूएसए का कॉन्ट्रीब्यूशन था। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो करीबन 82 किलोमीटर्स के आसपास इसकी लेंथ है। और इस पे आपको 2 पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से जब आप जाएंगे तो एक पोर्ट जो आपसे यहाँ पे टोल टैक्स लेने वाला है उसका नाम है पोर्ट ऑफ बाल्बोआ, और एक पोर्ट यहाँ से आप जब एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये रहा, इसका नाम भी लिखा हुआ है, पोर्ट ऑफ कोलोन। कोलोन से आप याद रखें कि कोस्टा रिका की जो करेंसी है वो क्या है, कोलोन, मैंने आपको बताया था। साथ ही अगर पनामा की करेंसी की बात करेंगे तो वो है बाल्बोआ, साथ ही यूएसडी भी यूज करते हैं ये लोग। दोस्तों इस कैनाल में एक आपको लेक भी देखने को मिलेगी इस जगह पर, और लेक का नाम है गाटून, लेक गाटून। और ये एक मैनमेड लेक है क्योंकि यहाँ पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है गाटून डैम। तो गाटून लेक का नाम याद रखें, वो है इस कैनाल पर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको और जाननी चाहिए, और वो है पैन अमेरिकन हाईवे। तो एक हाईवे बनाया गया है जो नॉर्थ अमेरिका से निकलता है और साउथ अमेरिका के एंड पॉइंट तक जाता है। ये इसीलिए बनाया गया है ताकि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से बाई रोड कनेक्ट हो सके। तो आप देखेंगे यहाँ ऊपर से आप निकले इस तरीके से कुछ, फिर ये 2 रास्ते बने यहाँ से, फिर आगे आप आए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये जो जंक्शन है यहाँ पे, ये रोड्स कनेक्टेड नहीं है। ये कनेक्टेड क्यों नहीं है उसके बारे में हम अभी बात करते हैं, और यहाँ नीचे तक जाएगी। और मैंने बोला ये वाला जो रीजन है यहाँ पर पनामा और कोलंबिया के बीच में ये रीजन है, यहाँ पर ये रोड्स कनेक्टेड नहीं है, ये बड़े मैप में आप देख सकते हैं। और इस रीजन को कहा जाता है डेरियन गैप। तो करीबन यहाँ तक ये रोड आती है और फिर यहाँ से दोबारा रोड बन जाती है। लेकिन इस रीजन में रोड इसीलिए नहीं है क्योंकि एक तो यहाँ पर जो नेचुरल कंडीशंस हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट हैं, और साथ ही यहाँ पर इंसर्जेंट ग्रुप्स वगैरह भी बहुत हैं जो कि ये रोड बनने नहीं देते, डकैती वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इन रीजन्स की वजह से भी ये रोड बन नहीं पा रही है। और ये रोड बनना स्टार्ट हुई थी अर्ली 1900 में, और काफ़ी लंबा इसका काम चलता रहा, पूरी रोड बन गई, लेकिन करीबन 1% रोड बची हुई है जो कि है डेरियन गैप में। तो देखते हैं क्या होता है इस प्रोजेक्ट का आगे। तो डेरियन गैप आपको ध्यान रखना है कि ये एरिया पड़ता है कोलंबिया और पनामा के बीच में। और इसी के साथ ये वीडियो होता है कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अब आपको सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के बारे में पता होगा। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी हेल्थ का पर्टिकुलरली इस सिचुएशन में ध्यान रखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।